नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस जारी है। देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी लगातार उनका केस लड़ रहे हैं। एक मामला अदालत में है तो वहीं दूसरा मामला एनसीबी और महाराष्ट्र सरकार के बीच भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ताजा आरोपों के साथ एक बार फिर से सामने आए और एनसीबी अफसर समीन वानखेड़े के पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन इन सब के बीच अदालत पर सभी की निगाहें करीब 75 मिनट से हाईकोर्ट में दलीलों का दौर जारी है। आर्यन पर मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें दे चुके हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आगे क्या फैसला आता है हाईकोर्ट का, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। लेकिन थोड़ी ही देर में एनसीबी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा और एनसीबी अपना पक्ष रखते हुए एक बार फिर से आर्यन खान के जमानत का वो विरोध करेगी। जैसा कि लगातार एनसीबी के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से उनके तार जुड़े हुए हैं, तफ्तीश बहुत जरूरी है और इसके साथ ही अगर आर्यन बाहर आते हैं तो फिर गवाहों को अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। यही तमाम बातें एनसीबी के जो वकील हैं वो रखते हुए नजर आएंगे कोर्ट के भीतर। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, फिलहाल मुकुल रोहतगी ने कल लंबा चौड़ा अपना पक्ष रखा था आर्यन खान की ओर से और उनकी ओर से कहा गया था कि दरअसल उनको जिस मामले में जेल हुई है, सलाखों के पीछे है, वो गलती तो आर्यन खान ने की ही नहीं, क्योंकि उनके पास से किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। तमाम बातें उनकी ओर से कल शाम को कर दी गई थी, हालांकि कल 6 बजे ही। और ये हम आपको दिखा रहे हैं आर्यन की बेल पर बहस के दौरान क्या हुआ है। साजिश साबित करने के लिए व्हाट्सएप चैट नहीं है, अमित देसाई की ओर से ये बातें कही गई हैं। आज कोर्ट के भीतर आरोपियों के बीच कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है। इस घटना से व्हाट्सएप चैट का कोई लेना देना नहीं है, अमित देसाई ने यह पक्ष रखते हुए कहा। आपको बता दें कि आर्यन खान और उनके साथ जिन लोगों को पकड़ा है एनसीबी ने, उनकी ओर से ये बातें अमित देसाई की ओर से कोर्ट में रखी गई। कोर्ट रिकॉर्ड से ज्यादा मीडिया में ये चैट दिखता है। 11 ग्राम चरस बरामद, जो गुनाह हुआ ही नहीं उस पर गिरफ्तारी हुई है। अमित देसाई ने आज ये बातें कोर्ट के भीतर कही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मुस्तफा शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार आज जो दलीलें कोर्ट के भीतर दी गई हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज मन्नत रिहाई की आर्यन खान की पूरी हो पाएगी या फिर लग रहा है कि आज भी मामला कल की तरफ फंस सकता है? अरविंद देखिए फिलहाल जिस तरह की सुनवाई चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि मामला फंस सकता है, क्योंकि आर्यन के जो वकील हैं उन्होंने कल अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख दी थी, लेकिन आज आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं अमित देसाई, जिन्होंने सेशन कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखा था, वो दलीलें रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच आर्यन के जो वकील हैं रोहतगी, वो अचानक से बीच में उठते हैं और वो अदालत के सामने कहते हैं कि अगर आप अरेस्ट मेमो को देखें, जज को कहते हैं कि आप अरेस्ट मेमो को देखें आर्यन के, तो उसमें जो रिकवरी दिखाई गई है वो रिकवरी तो आर्यन के पास से हुई ही नहीं है। तो इस तरह की दलीलें फिलहाल अरबाज मर्चेंट, जो आरोपी नंबर 2 है, आर्यन खान का दोस्त है, वो रख रहे हैं। लेकिन बीच में रोहतगी भी उठे हैं और वो लगातार ये बता रहे हैं कि आर्यन के पास से तो कोई रिकवरी नहीं हुई है, जिस तरह का अरेस्ट मेमो दिखाया गया है। उसके अलावा ये तमाम चीजें अदालत के सामने रखी जा रही हैं। तो आरोपी नंबर 2 के वकील फिलहाल रख रहे हैं, उसके बाद आरोपी नंबर 3 मुनमुन, उनके वकील रखेंगे, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं वो काउंटर करेंगे। तो मामला ऐसा लगता है कि फंस सकता है। हालांकि ये सब कुछ निर्भर करता है कि जो जज है वो कितने देर तक, कितने बजे तक बैठते हैं, कितने देर तक इस पूरे मामले को सुनते हैं, क्योंकि अभी दूसरे आरोपी नंबर 2 की दलीलें जो वकील हैं वो दलीलें सामने रख रहे हैं। उसके बाद आरोपी नंबर 3 वो रखे, वो अपनी वो जो डिफेंस है वो रखेंगे। हाँ। उसके बाद एनसीबी का नंबर आएगा। लेकिन यहाँ जज ने ये पूछा भी था, चित्रा, बहुत दिलचस्प है कि जज ने पूछा अमित देसाई से कि आप कितना वक्त लेंगे, उन्होंने कहा आधे घंटे लेंगे। तो जज ने कहा कि आधे घंटे तो कर लिए, तो यानी जल्द से जल्द इस मामले को जज भी सुनना चाहते हैं। लेकिन चूंकि 3 आरोपी हैं, आरोपी नंबर 2 के वकील फिलहाल जज के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि आज कोर्ट के भीतर देखिए जज सामने की ओर से कहा गया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक सबूत ब्रिटेन से मिले 65B के तहत कोर्ट में यह मान्य नहीं है। अमित देसाई जो अरबाज का पक्ष रख रहे हैं, तमाम बातें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं। अमित देसाई अरबाज की ओर से कहते हैं फोन सीज नहीं, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है। अपने जितने भी बचाव पक्ष के लोग हैं वो खुद के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कवायद लगातार जारी है। लेकिन क्या रिहाई आज हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मुस्तफा शेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कोर्ट के भीतर, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या जानकारी मिली है मुस्तफा?
जी बिल्कुल, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको ये बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। अमित देसाई आरोपी नंबर 2 के वकील हैं, लगभग वो कंक्लूड करने वाले हैं ऐसा लगता है। आरोपी नंबर 3 मुनमुन धमीजा के आर्ग्यूमेंट्स वकील की तरफ से अभी भी बाकी है और साथ ही साथ एनसीबी के जो लॉयर है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, उनके जो तीनों आरोपियों के वकील मिलाकर जो आर्ग्यूमेंट करेंगे वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने का काम अनिल सिंह का होगा। तो एक तौर पर आप देखें तो इस केस में अभी भी काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स बचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स आज किए गए अमित देसाई की तरफ से अरबाज खान के लिए उस पर नजर डालें तो उस पर यह बात निकलकर सामने आती है कि अरबाज के पास से भले ही ड्रग्स बरामद किए गए हो लेकिन उसे कॉन्स्पिरेसी का नाम देना ये चीज गलत होगी, क्योंकि कंजम्पशन की बात मान्य की जा सकती है लेकिन इस पूरे मामले में व्हाट्सएप चैट्स को जो दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कोर्ट को मिसलीड करने के लिए किया जा रहा है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण है लेकिन इन सब के इतर देखिए कोर्ट के भीतर जो कुछ चल रहा है वो लगातार अपने दर्शकों को हम जानकारी भी दिखा रहे हैं। आर्यन की बेल पर मुकुल रोहतगी की क्या क्या दलीलें रही, एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों के पास हम चलेंगे। उनका ये कहना है कानून कहता है गिरफ्तारी का ठोस आधार दे, साजिश साबित करने के लिए व्हाट्सएप चैट पर्याप्त नहीं है। अमित देसाई जो अरबाज का पक्ष रख रहे हैं उनकी ओर से कहा गया, अमित देसाई की ओर से यह भी कहा गया आरोपियों के बीच कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है, यानी कि जो बात बार बार एनसीबी की ओर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से व्हाट्सएप चैट का कोई लेना देना नहीं है, ये भी बातें अरबाज के वकील अमित देसाई करते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा सबके जेहन में यही सवाल है अरविंद। एनसीबी की दलीलें निचले कोर्ट में तो कोर्ट ने मान ली, जिसके बाद आर्यन और उनके तमाम लोगों को जेल जाना पड़ा, लेकिन अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट में क्या। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में क्या और इसी का इंतजार है। देखिए कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 अलग से हलफनामा भी दाखिल किया था और सबकी नजर उसी हलफनामे पर है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई हाई कोर्ट में ये कहा कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा ददलानी, वो इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक नया आधार, एक नए एविडेंस को लेकर जो डिफेंस है उसको काउंटर करेगी, ये अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि डिफेंस के जो लॉयर हैं वो तमाम अपनी दलीलें तो रख ही रहे हैं, लेकिन सभी को तो इंतजार है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कहता है। क्योंकि आपको बता दूं कि लगातार पिछले दिनों की बात की जाए तो ये केस जो शुरू हुआ था वो क्रूज ड्रग्स पार्टी से शुरू हुआ था, उसके बाद इसमें आरोप निकाह के भी आए, इसमें जाति धर्म सब कुछ आ गया था इसमें, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को हथियार बना के वो हाईकोर्ट में पहुंच जाएगी। और इसलिए कल अलग से 2 हलफनामा, एक समीर वानखेड़े की तरफ से, एक एनसीबी की तरफ से दाखिल किया और जिसमें एनसीबी ने खुलासा किया है कि जो केस है उनको प्रभावित किया जा रहा है, केस गवाहों को होस्टाइल किया जा रहा है। हाँ। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो वकील है जब वो आर्गुमेंट करते हैं क्या उन चीजों को सामने रखेंगे और ये क्या कहेंगे कि देखिए जी पूजा जो ददलानी है जो शाहरुख खान की मैनेजर है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है इसलिए बिल को रिजेक्ट किया जाए। तो ये सब कुछ दिलचस्प होगा देखना, लेकिन फिलहाल आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट के वकील है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। यहाँ तक कि जज ने पूछा कि आप कितने और ठीक है, मैं लौटूंगी अरविंद आपके पास। मुस्तफा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले दर्शकों को जल्दी से दिखा देते हैं आर्यन की बेल पर मुकुल रोहतगी की ओर से जो उनका पक्ष रख रहे हैं उन्होंने कोर्ट के भीतर क्या दलीलें रखी। आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए, जज साहब से ये बातें कहते हुए नजर आए, वो जो सामान मिला नहीं अरेस्ट मेमो में उसका जिक्र आखिर कैसे आ गया है, ये बातें कहते हुए मुकुल रोहतगी नजर आए। आगे वो कहते हैं कानून कहता है गिरफ्तारी का ठोस आधार दे, लेकिन यहां पर तो एनसीबी के पास गिरफ्तारी का कोई भी ठोस आधार नहीं है। एनसीबी के पास फोन चैट है, रिकॉर्ड है, लेकिन हमें गलत जानकारी दी गई, बिना कुछ मिले आप पर तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। ये बात भी मुकुल रोहतगी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आर्यन खान के ये तीसरे बड़े वकील हैं जो इस पूरे मामले की पैरवी कोर्ट के भीतर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी दलीलें रखी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, आर्यन केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि अमित देसाई की हाईकोर्ट में दलील खत्म हो गई है। अरबाज की ओर से अमित देसाई हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे और अब मुनमुन के वकील दलील शुरू कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मुस्तफा शेख। मुस्तफा, मुनमुन के वकील की दलील शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल, काशिफ अली खान जो मुनमुन धमेचा के लॉयर हैं, उन्होंने अपनी दलीलों को शुरू कर दिया। इसके साथ ही आरोपी नंबर 3 मुनमुन धमेचा की जो आर्गुमेंट्स है वो शुरू हो गई है कोर्ट में। और जैसे ही आर्गुमेंट शुरू गए काशिफ की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि मुनमुन एक फैशन मॉडल है, वो वहां पर पार्टी करने के लिए गई हुई थी, उन्हें अरेस्ट में लिया गया, उसके बाद उनसे जो भी रिकवरी हुई वो कोर्ट में दिखाई गई। लेकिन इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी है ऐसा बताना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अभी अभी काशिफ ने अपने आर्गुमेंट शुरू किए हैं, लगभग 5 बजकर जा चुके हैं। ऑफिशियल टाइम तो कोर्ट का खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट हियरिंग में है, सेशन कहीं ना कहीं शुरू है। और ये उम्मीद लगाई जाएगी कि अब जब उनके आर्ग्यूमेंट खत्म होते हैं उसके बाद एनसीबी को इन तीनों वकीलों ने जो दलीलें दी हैं उसको आर्ग्यू करना है, उसके ऊपर दलीलें देनी है, केस के साइटेशंस देने हैं। तो इसमें समय लग सकता है। ये कितना समय लगेगा, ये जब एनसीबी के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे तभी पता पाएंगे। चित्रा, कल तो 6 बजे ही अब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई और आज तक के लिए 2:30 बजे तक के लिए मामले को टाल दिया गया था कि दोबारा से सुनवाई 2:30 बजे शुरू होगी। क्या आज भी इस तरह की स्थिति बन सकती है मुस्तफा? और आप बता रहे हैं कि अभी पहले मुकुल रोहतगी की दलीलें खत्म हुई थी, उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से अरबाज के वकील की ओर से अपनी दलीलें अमित देसाई ने रखी, मुनमुन के वकील अभी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और इसके बाद बारी आएगी एनसीबी की। एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हम समझ कर चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 2 घंटे लिए गए, अमित देसाई की तरफ से 2 घंटे लिए गए, मुकुल रोहतगी की तरफ से। उसके बाद अब 5 बजे के बाद 5:05 पे तकरीबन मुनमुन के जो वकील है उनका आर्गुमेंट शुरू हुआ है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अभी काशिफ अली खान कितना देर आर्ग्यू करते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एनसीबी के आर्ग्यूमेंट्स कब शुरू होते हैं। कल 6 बजे कोर्ट 6 बजे तक बैठा हुआ था। अब देखना यह है कि आज कोर्ट कितने बजे तक रुकता है, क्योंकि जस्टिस सांबरे, जैसे कि हमारी संवाददाता विद्या हमें बताती है कि वो जो कोर्ट पे जितने भी केसेस होते हैं वो पूरे केसेस खत्म करने के बाद उठते हैं और इसलिए कभी उन्हें 6, कभी 7, कभी 7:30 ऐसा समय भी हो जाता है। तो आज ये देखना होगा कितने समय तक वो बैठते हैं, क्योंकि इस पूरे केस में जो वक्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 अक्टूबर से दिवाली वेकेशन शुरू होने वाला है और उसके पहले अगर ऑर्डर नहीं आता है तो दिवाली भी आर्यन खान को अथर रोड जेल में मनानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनको भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहे, एक एक प्रतिक्रिया उन लोगों की भी हम ले लेंगे। लेकिन अरविंद, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। अब तक तो एनसीबी की दलीलें काफी ज्यादा पुख्ता रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्योंकि हाईकोर्ट के भीतर इस बात का जवाब देना होगा कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर आपने अब तक की कार्रवाई की है, तो व्हाट्सएप चैट चूंकि सेकेंडरी माना जाता है, किसी भी मेन सबूत को हासिल करने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश क्या एनसीबी की ओर से कामयाब रही है? कोई जानकारी मिली है इस बारे में? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो काशिफ अली खान है, जो मुनमुन के वकील हैं, उन्होंने अभी अभी कहा है जज को कि वो सिर्फ 20 मिनट का लेंगे आर्गुमेंट करने के लिए। तो 20 मिनट का लेंगे। अब ये देखते हैं कि वो 20 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। रही बात दूसरी, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये केस है क्या। इस केस को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉन्स्पिरेसी के तहत दिखाया है। एनसीबी की टीम ने इसमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 विदेशी नागरिक है। तो सिर्फ इसमें यह कहना कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्यन को गिरफ्तार किया गया, आर्यन के साथ अरबाज थे, ऐसा एनसीबी का कहना है। आर्यन के साथ अरबाज थे, अरबाज के पास से ड्रग्स रिकवर हुआ। उसके बाद एनसीबी का कहना है कि इसमें एक के बाद एक लोग कनेक्टेड हुए। आर्यन और अरबाज की पूछताछ के बाद एक अचित नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से ड्रग की रिकवरी हुई। तो एक कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखाई गई, इसीलिए सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट को जोड़ा गया था। और आपको बता दूं, यही सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट फांस बन गया था सेशन कोर्ट में। इसी को आधार बनाते हुए बेल को रिजेक्ट किया गया था। यह भी आप समझने की जरूरत है। और सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है, स्टेटमेंट है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सभी की कनेक्टिविटी एक दूसरे से दिखाई गई है। अब डिफेंस के जो लॉयर है उसको किस तरीके से एनसीबी के इस दावों को काउंटर करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, नंबर 1। और नंबर 2, जब एनसीबी तीनों जो डिफेंस लॉयर है उनके जो दलीलें हैं उनको किस तरह से काउंटर करती है, ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो इंतजार लगभग एनसीबी के लॉयर का है, वो क्या काउंटर देते हैं, वो क्या खुलासे करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन इस केस में सिर्फ व्हाट्सएप चैट ही नहीं है, इसमें अलग अलग लोगों से अलग अलग रिकवरी हुई है, जिसमें चरस है, जिसमें एमडीएमए है, जिसमें हार्ड ड्रग्स है, इस तरह की रिकवरी हुई है। हाँ, जरूर यह है कि जो आर्यन है उसके पास से किसी तरह का ड्रग रिकवर नहीं हुआ है और बार बार उनके वकील यही कह रहे हैं कि ड्रग्स कंजम्पशन का सबूत नहीं है। ठीक है, अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जैसे ही कोई और खबर आती है तुरंत आप बताइएगा। अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेहमान भी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हुए सवाल लेते हैं हमारे साथ शायना
फैंसी जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महेश तापसे जी एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना की ओर से वो पक्ष रखेंगे। शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फिल्म निर्देशक हैं, वो हमारे साथ शोएब चौधरी जी मौजूद हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। और उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीबी के राजधानी दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए महेश तापसे जी, क्योंकि जिस तरह की बातें एनसीपी की ओर से, खासतौर से आपकी पार्टी की ओर से या नवाब मलिक की ओर से कही जा रही हैं, उससे तो लग रहा है कि एनसीबी के साथ आप लोगों का टकराव है। अगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर और खासतौर से आर्यन खान को लेकर आज आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप लोगों की नजर इस पर बनी हुई है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार मंत्री नवाब मलिक जी, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी टकराव ये नैर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के साथ नहीं है। जो जानकारी उन्होंने दी वो पब्लिक डोमेन में है। जानकारी किस सिलसिले में दी? जानकारी थी इस सिलसिले में कि जो विटनेस क्रूज रेड पार्टी के संदर्भ में दिखाए गए थे, वो तीनों के तीनों विटनेस आज नहीं है। मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, केपी गोसावी उसके पीछे ऑलरेडी पुलिस लगी हुई है, और उसका एक मुलाजिम जो उसका प्राइवेट बॉडीगार्ड था वो भी एक विटनेस था, जिसने अभी नया एफिडेविट बना के अपनी एक भूमिका रखी है। दूसरा आक्षेप नवाब मलिक ने क्या रखा? उन्होंने वहां पे एक बर्थ सर्टिफिकेट, एक निकाहनामा प्रस्तुत किया जिसमें उनका ऐसा मानना है। ठीक है, मैं उस पर लौटूंगी। अभी चूंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसी पर सभी की नजर है। लेकिन जिस तरह का टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है एनसीबी से, उसको लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। शाना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाना, सभी की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनसीबी की कार्रवाई से कहीं ज्यादा राजनीति इस पूरे मामले में हावी हो गई है और कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं। बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। और जब सामाजिक मुद्दा होता है तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, आते हुए पीढ़ी को ड्रग्स के इस चक्रव्यूह में न फंसते हुए हम सप्लाई चेन तक पहुंचे। अभी एनसीबी का काम क्या है? एनसीबी का काम स्पष्ट रूप से है कि जड़ तक पहुंचना। आपने जैसे बताया कि एनसीपी ने ऐसा बनाया है कि जैसे एनसीपी वर्सेस एनसीबी, नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े, और इसकी आवश्यकता क्यों? आपने एक तरफ उनको एक ईमानदार अफसर को बुलाया है, समीर दाऊद वानखेड़े, वहां दूसरे तरफ कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं, वहां तीसरे जगह आपने कहा कि 1 महीने में आप उनको जेल भेजेंगे। अभी कहीं न डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं उसमें लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े, सब जुडिस है। ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सामने रखे हैं उसमें लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े। देखिए, उन्होंने उनकी बीवी ने भी कल बयान दिया है कि क्या है सत्य और क्या है असत्य, लेकिन ये तू मैमे में न जाते हुए हमें फोकस करना है कोर केस के ऊपर। क्या आप ड्रग्स को इरेडिकेट करना चाहते हैं? और जो आप इरेडिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज आर्यन खान के ऊपर भी जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। कोई वर्डिक्ट मैंडेट नहीं दे सकते हैं जब मैटर सब जुडिस है। एक विटनेस जिनके पास समझ लीजिए एक्सटॉर्शन का इंफॉर्मेशन है, क्यों उन्होंने अपने प्रेयर में कोर्ट में नहीं शामिल किया? सिर्फ सोशल मीडिया के दृष्टि से वापस एक चर्चा का मुद्दा बन गया। तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत जिम्मेदारी से पेश आना है। ये एक सीरियस मुद्दा है, मैटर सब ये वास्तव में बहुत सीरियस मुद्दा है और इसी वजह से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि 10 ग्राम 11 ग्राम की खबरें इस तरीके से सामने रखी जाती हैं और व्हाट्सएप चैट से लेकर तमाम बातें सामने रख दी जाती हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी है आपको बताते चले कि बीएसएफ ने पिछले ही साल 507 किलोग्राम अकेले पंजाब से ड्रग्स की बरामदगी की थी, जो 2018-19 में कुल बरामदगी से ज्यादा थी। और इसी तरह से अलग अलग हिस्सों से ड्रग्स की बरामदगी होती है। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो पकड़ में क्यों नहीं आती हैं? इसी वजह से लेकिन आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, मतलब ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी क्यों हो रहा है? आप लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को तो खुश होना चाहिए कि एनसीबी के अधिकारी इस तरह का बड़ा काम कर रहे हैं ताकि ड्रग मुक्त मुंबई और ड्रग मुक्त महाराष्ट्र हो, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है आपके भी नेताओं की ओर से। सबसे पहले चित्रा जी आपको बता दूं कि हम एनसीबी के खिलाफ नहीं हैं।
एनसीबी बहुत सालों से काम कर रही है, उसने बड़े बड़े ड्रग पेडलरों को पकड़ा है और वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन बात होती है जब राजनीति की, जब व्यक्तिगत मामला उठता है, जब आदरणीय नवाब मलिक जी ने आरोप लगाए कि 2 अक्टूबर से लेके आज तक जिस प्रकार से क्रूज पर कार्रवाई की गई है और जिस प्रकार घटनाक्रम बदले हैं, जिस प्रकार गवाह और विटनेस उसमें आए हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से हैं, उनके ऊपर धोखाधड़ी के मामले हैं। आज ही नवाब मलिक जी ने एक नया ट्वीट किया है कि उस दिन क्रूज पर कोई एक विदेशी नागरिक भी मौजूद था जो बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और वह समीर वानखेड़े जी का मित्र बताया जा रहा है। तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल एनसीबी पर नहीं है, सवाल एक अधिकारी पर है, सवाल एक अधिकारी पर है। लेकिन हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि एनसीबी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, एनसीबी ने अपनी गरिमा को गिरा दी है। एनसीबी के डीजी से हम सब अपील करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें और समीर वानखेड़े जी पर जिस प्रकार वो अगर कुर्सी पर बने रहेंगे, वो अपने ओहदे पे बने रहेंगे, तो उनकी जांच कैसे होगी? यही तो भाजपा हमेशा कहती आई है कि अगर आप पद पे बने रहेंगे तो आपकी जांच कैसी होगी। तो ठीक है भैया, अब आप पद से उतरिए और आप पर जांच हो। आप देखिए ना, उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और सीधे सा उमाकांत जी आपसे ये सवाल है, समीर वानखेड़े के ऊपर जितने गंभीर आरोप मौजूदा वक्त में लगे हैं, क्या वास्तव में उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव है, जिसका जिक्र इस वक्त शिवसेना के प्रवक्ता कर रहे हैं? जी, मेरा तो ये राह हो कि अभी तक केस में जितनी सारे ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस और ये सब फ्लो कर रहे हैं, उस हिसाब से जो सत्य है, इसी सारे वारदात आप अगर देखेंगे, द ओनली पर्सन हु डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द केस इज समीर वानखेड़े बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। अदर पीपल है, जो चाहे वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कोई मुलाजिम हो जिसने इंफॉर्मेशन दिया, या काउंटर में जो एनसीपी के जो भी मेंबर्स हैं जो एलिगेशंस और ये सब लगा रहे हैं, ये सारा मिसप्लेस्ड है। रही आपकी सवाल जहां तक ये है कि हाँ, एक इंडिपेंडेंट विटनेस जिसको विटनेस बनाया गया, वो अगर कोई एक एलिगेशन ऐसा कर रहा है, वो भी एक डिजाइन डिवाइस है। क्योंकि इसी में बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि 2 एलिगेशंस है इसमें। एक तो ये एलिगेशन है कि उनसे कोई ब्लैंक कागज वगैरह साइन करवा गया, जो कि खुद उनका पर्सनल नॉलेज है, जो कि रियली, क्योंकि वही एक एक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, उसमें उसका रिलायबिलिटी बनता है। लेकिन उसमें ब्यूटीफुली उसमें जोड़ दिया कि एक हेयर से एविडेंस कि हाँ, हमने फलाना आदमी को सुना कहते हुए कि भाई उसने 25 करोड़ का डिमांड दिया जिसमें 8 करोड़ ये जाना था। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, ये दोनों को इस ब्यूटीफुल तरीके से जोड़ा गया है कि अभी बाकी उसको जोड़ के फिर वो केसेस वगैरह दायर किया गया एक्सटॉर्शन का। सो एक्सटॉर्शन बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है और एक्सटॉर्शन का जो अभी 4, 5, 6 मामले जो ये हुआ है, इसी में वो पुलिस अपने ये जो पॉलिटिकल इसको फाइट बना के पुलिस अपना जुरिडिक्शन लेके मे बी दैट द इन्वेस्टिगेशन मे बी ट्राई टू बी डिराइडेड। थर्ड सवाल ये होता है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में क्या समीर वानखेड़े साहब को क्या उसी में पद में रह के इन्वेस्टिगेशन को कायम करना चाहिए? आंसर यस भी है, नो भी है। हालांकि न्यूट्रलिटी के बाद देखा जाए तो उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई पर्सनल मामला इसमें नहीं है। वो अगर हट जाए, कोई दूसरा अफसर भी इसको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशन का भी एक रेस्पेक्ट और इंटीग्रिटी की बात आता है। और क्योंकि इमीडिएटली, मुझे तो ये खुशी है कि इमीडिएटली विजिलेंस प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीओ करेगा, सिंस ही इज ए ग्रुप ए ऑफिसर, इट विल गो टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो वो एक जांच दूसरी तरह से शुरू हो गया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी अगर पर्सनल कुछ नहीं है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, एक फेस सेविंग बात हो जाए। अभी अगर आप उनको हटाएंगे, बाकी लोग बोलेंगे देखा हमने कहा था, उनको भी डाउट है और हट जिस गया। तरह से जारी है, चाहे नवाब मलिक की ओर से या उनकी फैमिली की ओर से, इधर से आरोप लगते हैं, उधर से प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। तो ये जी 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 अपनी बात पूरी करें। अगर हटाएंगे तो चित्रा जी, अभी ये दोनों बातें, अभी इतने इसमें साउंड बाइट्स हो गया, इतने हो गया। अभी अगर हटाएंगे तो अपोजिट पार्टी क्लेम करेगा देखिए बिल्कुल कुछ ना कुछ है, बिल्कुल सच पाया गया, इसीलिए उनको हटा दिया गया। लेकिन अगर वो दूसरा अगर हटाएंगे तो एनसीबी कहेगा कि भाई इट इज ए न्यूट्रल अफेयर, ही डजंट हैव एनीथिंग टू से। तो इसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। सो वन वे और द अदर ये पॉलिटिक्स शुरू होना है। इसी में इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो एनसीबी का है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो बाकी देखिए, के सामने तो दोहरी चुनौती शुरू हो गई है ना, समीर क्योंकि वानखेड़े अगर का एक इसमें अधिकारी कोई के ऊपर
घूस लेने जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो यकीनन आप देश को कैसे बताएंगे कि जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों में ये भरोसा भी आपको कायम करना होगा कि अगर आप बड़े बड़े लोगों के ऊपर इस तरह से शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा हुआ है। ये दोनों ही परिस्थितियां हैं, ऐसे एनसीबी कैसे निपटेगी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन आशुतोष श्रीवास्तव जी, सीधे मैं आपको रुख करते हुए फिर शोएब चौधरी जी मैं आपके पास आऊंगी। अब सवाल लोगों के जेहन में यह है कि व्हाट्सएप चैट, क्योंकि ज्यादातर उसी का जिक्र हो रहा है और मीडिया को भी वही चीजें दी गई हैं, व्हाट्सएप चैट क्या आधार बन सकता है? क्योंकि बार बार जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो दलील दे रहे हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर इस तरह से जिसने कोई गुनाह किया नहीं उसको उसकी सजा देने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप चैट क्या सबूत के तौर पर मान्य होता है कोर्ट के भीतर? देखिए, इसमें मैं दो बात बताना चाहता हूं। एक तो यह है कि जो सेक्शन 63 है हमारा एविडेंस एक्ट में, उसके अंदर जो है इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता है, प्राइमरी एविडेंस तक पहुंचने के लिए इसको सोर्स माना जा सकता है। लेकिन जो है जब 2000 में आईटी एक्ट बना तो उसमें कुछ सर्टेन सेक्शन 65A लाया गया, जिसमें पहले, क्योंकि हमारे टाइम वो उससे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, तो कंप्यूटर्स जब आए और कंप्यूटर सिस्टम आया, उसके कंटेंट्स को जो है एविडेंस मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इसके लिए सेक्शन 65A को लाया गया। और साथ में सेक्शन 65B का जो सब सेक्शन 4 है उसके हिसाब से एक जो है सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है अगर आप किसी भी व्हाट्सएप चैट या कोई भी कंप्यूटर का जो कंटेंट अगर आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, जिसमें कि उस पर्टिकुलर डिवाइस का आईपी एड्रेस मेंशन होता है, वो प्रॉपरली वो डिवाइस कौन सी डिवाइस, क्योंकि ऐसे तो कोई भी शो कर सकता है कि ये हमें सो एंड सो कंप्यूटर से मिला, लेकिन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या मोबाइल फोन या कोई भी डिवाइस उसका पूरा उसमें कंप्लीट डिटेल्स जो है सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में। और मुझे लगता है ये मुद्दा भी आज बेल के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको भी उठाया जा रहा है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट वैसे आज की परिस्थितियां क्या बताती है आशुतोष जी? सबके जहन में यही सवाल है कि क्या आज लग रहा है कि 23-24 दिन के बाद राहत मिल सकती है? दूसरा चित्रा जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो कॉन्स्पिरेसी की जो बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई एक एक्यूज्ड के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो उसको क्यों अरेस्ट किया गया ऐसे सिचुएशन में। तो इसमें जो सेक्शन 29 जो कॉन्स्पिरेसी डाला गया एनडीपीएस का, या फिर सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी जो हमारा इंडियन पेनल कोड में है, उसको लगाया जाता है। उसका मतलब ये है, जिसमें एक एग्जांपल दूं कि अगर 7 लोग अगर गए किसी बैंक में और उन पे आरोप है कि उन्होंने वहां पे रॉबरी किया, तो जिसमें 5 या 6 लोग अंदर गए विथ आर्म्स के साथ और उसमें एक जो आदमी था वो सिर्फ बाहर सीढ़ियों पे खड़ा था, वो सिर्फ ये देख रहा था कोई पुलिस तो नहीं आ रही या कोई आ तो नहीं रहा अंदर, हालांकि उसने डायरेक्टली कोई क्राइम नहीं किया, बट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है उसको कॉमन इंटेंशन माना जाता है और सबके ऊपर जो है सेम सेक्शंस के ऊपर ट्रायल को चलाया जाता है। हालांकि यहाँ पे मामला बेल का है, तो बेल में कोर्ट वो नहीं देखेगा ट्रायल के मामलों को, कोर्ट ये देखेगा कि इस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को अब कस्टडी में रख करके इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है या फिर नहीं है। वैसे भी बहुत ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, ऐसे में वास्तव में एनसीबी को अभी और जरूरत है या फिर नहीं है। हालांकि एनसीबी की दलीलें हैं कि चूंकि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से तार जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनका बाहर आना ठीक नहीं है। शोएब चौधरी जी, सबकी निगाहें तो लगी हुई हैं इस बात पर कि वो बाहर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन ये बात तो सच है कि व्हाट्सएप चैट को ही अगर हम आधार माने तो उसमें ड्रग्स के लेने का या इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो 23 साल के हैं, वो मासूम है, उनको छोड़ दिया जाए। देखिए, मैं 23 साल की उम्र से मासूमियत को तो नहीं जोड़ना चाहूंगा, और व्हाट्सएप में जो दिखाया गया है वो रिया चक्रवर्ती के केस पे भी हम देख चुके हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। व्हाट्सएप चैट कितना एडमिसिबल है ये तो यहाँ बैठे हुए जो वकील लोग हैं वो बताएं, लेकिन ये जरूर है क्योंकि पहले दिन से इस केस को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि एक अधिकारी की इंटेग्रिटी के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं वो बहुत वैलिड नजर आते हैं, बड़े वाजिब सवाल है। और ये भी अच्छी बात है कि एनसीबी ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है, और मैं ये दुआ करता हूं कि इस इंक्वायरी में जो इल्जाम उनके ऊपर उठाए गए हैं वो इल्जाम झूठे निकले, क्योंकि अगर गलती से ये सच निकल आए तो इस देश की जनता का इन एजेंसीज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और उसके साथ साथ आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा होगी कि अगर ये अधिकारी के ऊपर उठाए गए सवाल सच निकल आते हैं तो जितने केसेस इन्होंने 10-12 साल की सर्विस में जितने लोगों को अंदर किया होगा, जो केसेस किए होंगे, उन सब को भी वापस इनके ऊपर उस चीज को रिपीट करने की, उसके ऊपर कुछ उनको मौका मिलेगा ताकि वो ये साबित करने की वापस कोशिश करेंगे कि उनको भी गलत तरीके से बताया गया नहीं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब अगर कोई अधिकारी निष्पक्ष होकर जांच कर रहा है और बाद में उसके ऊपर आरोप लगते हैं, हालांकि ये बात सच है
कि वो सही है या फिर गलत है, जांच के बाद ही इसका फैसला होगा। लेकिन एनसीबी ने ही तो जांच को आगे ले जाने की बात भी कही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। एक बार फिर से सुनवाई जो जारी थी वो कल तक के लिए टल गई है, यानी कि आज भी आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज को राहत नहीं मिली है। सुनवाई कल तक के लिए फिर से टल गई है। आपको बता दें कि बीते दिन से ही सुनवाई जारी थी। सबसे पहले कल 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी और फिर से दलीलें रखी जाएंगी। अभी एनसीबी की दलील बाकी ही है, लेकिन मुनमुन के वकील की ओर से दलीलें रखी जा रही थी। इस बीच सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। हमारे साथ अरविंद ओझा अगर जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए, आर्यन को आज भी बेल नहीं और अब सुनवाई कल फिर से होगी दोपहर 2:30 बजे से। चलिए उनके पास हम चलेंगे, लेकिन आर्यन को आज भी बेल नहीं मिली है। कल 2:30 बजे फिर से होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यकीनन मुश्किलें यहां पर आर्यन खान, उनके दोस्तों की, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुकुल रोहतगी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आर्यन खान के वकील, जिन्होंने लंबी चौड़ी दलीलें आर्यन के पक्ष में रखी और उनके साथ एक बड़ी टीम भी है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी राहत नहीं मिल पाई है आर्यन खान को और सुनवाई कल 2:30 बजे फिर शुरू होगी। उसके बाद आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार एक के बाद एक कई वकील दलील रख चुके हैं, लेकिन निचली अदालतों से आर्यन को राहत नहीं मिली। मुंबई ड्रग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई लगातार जारी थी। आपको बता दें, इसके पहले वकील अमित देसाई ने प्रोसीडिंग को जारी रखते हुए जमानत के पक्ष में दलीलों की शुरुआत की थी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आई है, कल 2:30 बजे के बाद फिर से सुनवाई होगी, यानी कि लंच के बाद ड्रग्स केस में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वकील पर सुनते हैं See, the arguments of all the three accused number 1, 2 and 3 are concluded already today, and the age is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. See, it is the case of the NCB itself that in the Panchnama filed by them, in which Mr. Kiran Goswami is a Pancha and the second number Pancha is Mr. Bhanushali. The Panchnama itself is clearly stating the fact that nothing incriminating substance was found from the personal possession of Miss Munmun Dameja. And they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dameja, and when the other woman's personal luggage and baggage was searched, some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Miss Munmun Dameja in the present case. At the time of arrest, there was no mention of conspiracy. Only possession and consumption was mentioned in the arrest memo, and later the conspiracy thing was. See, the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। ये आज केस मध्ये आरोपी नंबर 1, 2 आणि 3 तिघाचा आर्ग्युमेंट झाला आहे, कंप्लीट झाला आहे, आणि आर्ग्युमेंट मध्ये आमचा सबमिशन हेच होता की आम्ही
विदाऊट एनी रिझन्स हा केसमध्ये अरेस्ट माझी अटक झाली आहे आणि ती कम्प्लिटली अनजस्टिफाईड आहे. माझा काय रोल या केसमध्ये नाही आहे आणि तर त्या रिझनसाठी हा केस कम्प्लिटली बोगस आहे. आणि उद्या कशा पद्धतीने आर्ग्युमेंट पुन्हा केली जाणार आहे? उद्या फक्त ASG चा आर्ग्युमेंट पेंडिंग आहे आणि ते कंटिन्युएशनसाठी ठेवलं आहे उद्या 3 वाजता. सर, काल तुम्ही मुनमुन धमेच्यासाठी युक्तिवाद करू शकला नव्हतात कारण वेळ संपलेली होती. आज तुमचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं आहे की मुनमुनकडे कोणतेही ड्रग्ज सापडला नाही, ते सापडले त्यांच्या वस्तूमध्ये होते. आणि ज्यांना मुनमुनी बोलवलं होतं त्यांना चौकशीसाठी देखील बोलवलं नाहीये. NCBचा स्वतःचा हे पंचनामा स्वतः बोलतात की मुनमुनचा पर्सनल पोझिशनमध्ये जे सर्च झाली होती काय मिळवला नाही. जे एलेज ड्रग्ज 5 ग्रॅमचा आहे ते क्रूमच्या कॉर्नरमध्ये सापडला होता आणि ते त्याच्यानंतर आणखी एक मुलगी होती तिथे, ती सौम्या सिंग नावाची, त्यांचा जे सर्च केला बॅगेजचा, त्या सर्चमध्ये इन्क्रिमिनेटिंग सबस्टेन्स मिळवला होता, सापडला होता आणि ते सबस्टेन्समध्ये रोलिंग पेपर्स आणि काय पॅड्स हे असतात आणि रोलिंग पेपर्स स्मोकिंगसाठी यूज होतात. तर NCBचा स्वतःचा पंचनामा हे सांगतात. तर कशाला मुनमुनला हा केसमध्ये अरेस्ट केलाय आणि ते सौम्या हा केसमध्ये कुठे आहे ते आता पण आरोपी बनवली नाहीये. लगातार वकील को आप सुन रहे थे. आपको बता दें कि आज कोर्ट के भीतर दलीलें तो रखी गई हैं, लेकिन कल तक के लिए फिर से सुनवाई टल गई है. कल दोबारा 2:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी. उसके बाद क्या राहत मिल पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है. आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज को सीधे रुक कर लेते हैं. हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ बने हुए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से. मुस्तफा, वकील सामने आए, उनकी ओर से तमाम बातें कही गई, लेकिन आज की रात एक बार फिर से सलाखों के पीछे ही और कल दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि बेल मिलती है या फिर जेल में ही आगे की राह भी गुजारनी होगी. मुस्तफा जी बिल्कुल, एक बात ये साफ है कि जब तक आर्गुमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, सेशंस कोर्ट में भी यही हुआ था 5 दिन का वीकेंड का, जब तक आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं कोर्ट की तरफ से, वकीलों की तरफ से, उसके बाद ही कोर्ट आर्ग्यू कर सकता है. अब आप देखेंगे कि मुनमुन के लॉयर्स का जो आर्गुमेंट है वो खत्म होने के बाद अब जो ASG है उनको इन तीनों वकीलों के जो आर्गुमेंट्स है, जो केस स्टडीज है, उनके ऊपर आर्गुमेंट करना है. तो आप समझ सकते हैं इस चीज में भी काफी ज्यादा समय लगेगा. तो ये पूरा आर्गुमेंट खत्म होने के बाद जब कोर्ट ऑर्डर देने बैठेगा तो कोर्ट कहेगा कि ये पूरे आर्गुमेंट्स उनको एनालाइज करने होंगे, उसके बाद एक ऑर्डर पास हो सकता है जिसमें 1 से 2 दिन का समय वो ले सकते हैं. आज 27 तारीख पर हम मौजूद हैं, 30 तारीख तक कोर्ट चलेगा ऐसा बताया जा रहा है. उसके बाद दिवाली वेकेशन है, तो ये देखिए 28, 29, 30 मिलाकर 3 दिन हमारे पास बचते हैं. 3 दिनों में कल ASG का आर्गुमेंट होगा. उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कल कोर्ट की सुनवाई कब शुरू होगी. हमने देखा है कि जस्टिस सांबरे का जो कोर्ट है वो काफी बिजी कोर्ट है. उसके बाद आप कह सकते हैं कि कल भी 2:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे के बाद शुरू होगी प्रोसीडिंग्स. विद्या हमारे साथ है. विद्या, समय जो है वो आप कह सकते हैं एक तरह से अभी भी है. आर्यन खान की बेल हियरिंग खत्म होने में जो NCB है उसका आर्गुमेंट कल होगा, उसके बाद बाकी कार्रवाई होगी. देखिए, NCB का आर्गुमेंट होगा, उसके बाद रिजॉइंडर. आप देख लीजिए, उनके वकीलों ने तकरीबन अभी 1.5-2 घंटा बोला है, तो उसका रिजॉइंडर तो जैसे जस्टिस सांबरे हैं, उन्होंने तुरंत बोला कि जब भाई आप कितना आर्ग्यू करेंगे, तो ASG ने सीधे बोला कि भाई सब लोग तो 2-2 घंटा आर्ग्यू किए हैं, मुझे भी तो कुछ चाहिए. तो उन्होंने खैर मोटा मोटी में उन्होंने कह दिया 1 घंटे में हम निपटा देंगे. तो अब कल 1 घंटे की सुनवाई उनकी होगी. उसके बाद फिर ये सारे जो दिग्गज वकील हैं ये फिर से शुरू करेंगे, रिजॉइंडर देंगे, केस लॉज देंगे. हालांकि अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे. तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा. तकरीबन 1 घंटा ASG लेंगे, उसके बाद रिजॉइंडर में ये तीनों वकील फिर से खड़े होंगे. तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया कल के आर्ग्यूमेंट. दिवाली वेकेशन की हम बात कर रहे थे. ASG भले ही 1 घंटा कह रहे हो, लेकिन तीनों वकीलों के आर्गुमेंट्स और उनके केस लॉस को साइड करना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है. उससे ज्यादा ही समय उनको लगेगा. उसके बाद ASG के जो आर्गुमेंट्स आएंगे उसमें कुछ ना कुछ जो एडिशन होगा वो मुकुल रोहतगी या अमित देसाई को करना होगा. तो जैसे आप बताएं रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स होगा. इसके ये सारे आर्गुमेंट्स की जो फेरिस्त है इतनी लंबी होगी, उसके बाद कोर्ट को कुछ ना कुछ समय लगेगा. तो आज हम 27 तारीख पर है, 27 तारीख खत्म हो चुका है. 28, 29, 30 के बाद दिवाली वेकेशन है. क्या लगता है 30 तारीख को तो पुराने बेल हियरिंग मामले सुनेंगे, तो 30 तारीख को सुनेंगे भी नहीं. तो यानी कि कल और परसों का ही समय है इनके पास. लेकिन अगर इस मामले में आप देखें तो जहां तक जब भी होता है, जब बड़े वकील खासतौर से जब खड़े होते हैं तो रिजॉइंडर पे रिजॉइंडर होता है. आज जैसे हमने अचित कुमार के केस में भी किए थे, आप तो वहां खुद थे. आप कल ऑलरेडी एप्लीकेंट की तरफ से
बिल्कुल। अश्विन थूल ने आर्ग्यू किया, फिर एनसीबी की तरफ से वकील ने आर्ग्यू किया, फिर अश्विन थूल ने आर्ग्यू किया, फिर सेठना ने आर्ग्यू किया, मतलब और उसके बाद फिर थूल ने आर्ग्यू किया। तो ये तो रिजॉइंडर पे सब रिजॉइंडर और बाकी होता जा रहा है लगातार। लगता है जैसे कि बहस खत्म ही नहीं होने वाली है इन लोग की। बिल्कुल, तो एक लंबा समय इस वक्त हमको लगता है कि होने वाला है जब आर्यन खान की बेल की पूरी तरह से हियरिंग खत्म होकर ऑर्डर होकर उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर है वो उस तक पहुंचने में, और सिर्फ 2 दिन हमारे पास 2 से 3 दिन का जो कोर्ट का वर्किंग टाइम है, उसके बाद दिवाली वेकेशन है। तो ये समय इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आर्गुमेंट्स तो इन केस में इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स केस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय भी विद्या काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये बड़ी बात मुस्तफा विद्या ने भी जो जानकारी दी है। अब इस सवाल ये है कि आर्ग्यूमेंट कब तक चलता रहेगा, राहत मिल पाएगी दिवाली के पहले या फिर नहीं मिल पाएगी। 23 से 24 दिन गुजर चुके हैं। वो सबूत एनसीबी के पास कौन कौन से हैं जिसके आधार पर निचली अदालतों में उसका पक्ष मजबूत रहा? क्या हाईकोर्ट भी उन्हीं का संज्ञान लेगा या फिर हाईकोर्ट की ओर से इन लोगों को राहत दे दी जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुस्तफा, विद्या से पूछे कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ। मुकुल रोहतगी ने कल अपनी बात रखी थी, आज भी वो पूरे अपनी बड़ी टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। उनकी ओर से और अंदर क्या बातें कही गई हैं, विस्तार से इसके बारे में जानकारी लीजिए मुस्तफा। जी बिल्कुल, विद्या से भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जो आज मेन आर्गुमेंट्स रहे हैं वो अमित देसाई की तरफ से रहे हैं, जो कि वकील हैं अरबाज मर्चेंट के। उन्होंने सेक्शंस को लेकर के सारी बातें की थी और केस लॉस काफी ज्यादा साइड किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि जो ड्रग्स पोजेशन की बात है वो बार बार की गई अरबाज की तरफ से। अरबाज के पास ड्रग्स मिला है, लेकिन कंजम्पशन का केस बनना चाहिए, उसके बजाय कॉन्स्पिरेसी का केस जो है वो बनाया गया है। और इस पूरे मामले में अभी तक जो लोग जेल में हैं उन्हें अगर आप देखें तो पूरे जो पनिशमेंट लगती है केस प्रूव होने के बाद वो 1 साल की लगती है, लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल दिया जा रहा है उसकी वजह से ज्यादा समय लगेगा। जो वकील है वो ये मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है उस कॉन्स्पिरेसी को क्रूज का जो ड्रग्स क्रूज का केस है उससे अलग करके अगर आप देखें तो ये एक तरह से पूरा अलग मामला नजर आता है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर है, वो किए गए हैं 2019-2020 में। जो ड्रग्स की जो पार्टी बताई जा रही है क्रूज पे वो थी 2021 में। तो ये दोनों चीजें जुड़ती नहीं, इसलिए कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। अचित कुमार की अगर आप बात करें, अरबाज मर्चेंट के जो सप्लायर बताए जाते हैं तो वो आप कह सकते हैं इस केस से किस तरह से एनसीबी जोड़कर कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश कर रही है। एनसीबी का ये दावा है कि कहीं ना कहीं केस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ऐसा कि मैनेजर इस केस को इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही साथ जो अभी तक एविडेंसेस सामने आए हैं उसमें एक फॉरेन नेशनल की भी तलाश है। 20 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में। तो ये बड़ा मामला एनसीबी की तरफ से है और इसीलिए बार बार एनसीबी ये पूरे मामले को एक साथ देख रही है। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेचा, आर्यन खान कॉन्स्पिरेसी का भाग है ऐसा बताया जा रहा है, उनकी बेल लगातार अपोज की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जो क्रूज ड्रग्स मामला है वो चल ही रहा है, लेकिन समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है उसे भी बहुत सारे सवालों को, और निष्पक्ष जांच पूरे मामले में कैसे होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली से भी एक टीम मुंबई पहुंची हुई है। और जो रोल है समीर वानखेड़े का, खासतौर से जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगातार नवाब मलिक और उनकी टीम की ओर से लगाए जा रहे हैं,